तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्लास 10th, जो लाइफ प्रोसेसेस का कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कवर किया था, जिसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स अगर हम कवर कर चुके हैं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में अलग है? अगर अलग है तो क्यों अलग है? अलग है ये तो हम सबको मालूम है कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स का है वो वाटर और फूड का है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। अलग क्यों है? सबसे पहले हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वाई वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिक फीचर्स को स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स दे आर मोस्टली स्टेशनरी और फिक्स्ड टू द ग्राउंड। ये प्लांट्स का एक कॉमन फीचर है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स हमारे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, फॉर रिप्रोडक्शन। इन सब के लिए एनिमल्स को मूव करना पड़ता है। तो अगर प्लांट्स फिक्स हैं तो इसका मतलब वो लेस एक्टिव हैं, जबकि एनिमल्स ज़्यादा एक्टिव हैं। प्लांट्स की बॉडी ज़्यादातर डेड पोर्शन से बनी हुई है। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेड सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, वेयर एज एनिमल में ज़्यादातर जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो लिविंग सेल्स हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से स्टेशनरी है, एक्टिव कम है, डेड पोर्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको लेस एनर्जी चाहिए। वेयर एज एनिमल्स जो मूव कर सकते हैं, मोर एक्टिव हैं, ज़्यादा लिविंग सेल्स हैं, इसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये जो प्लांट है ये किस तरीके से फंक्शन है इसका थोड़ा ये देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये लीफ है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा और फूड प्रोड्यूस होगा, और लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन। ये बेसिक बातें हैं फोटोसिंथेसिस की। अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं ये लीफ से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज हो जाती हैं। मींस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, लीफ के अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टू द लीफ। ऐसे ही ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा बन रहा है, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज़ आउट ऑफ द लीफ। तो सिंपल डिफ्यूजन से इसका प्रोसेस चल गया जो गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने पड़ते हैं, जैसे आपने देखा है अब ये फूड जो यहाँ से बना इसको ट्रेवल होकर के रूट्स तक आना है, या फिर वाटर और मिनरल्स को रूट से निकलकर कई मीटर लंबे पेड़ों के ऊपर तक जाना है। तो क्या सिंपल डिफ्यूजन से ये पॉसिबल है कि भाई ठीक है पानी यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो भाई चलता चला जाए चलता चला जाए? इज़ इट पॉसिबल? नो, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल नॉट वर्क फॉर ऑल दिस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स and organ of requirement is more, so diffusion is not possible। अगर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है तो अब हम क्या करें? कैसे पानी को पहुंचाएं, कैसे खाने को पहुंचाएं? तो इसके लिए प्लांट के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, जब आप बड़े होंगे और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लोअर प्लांट्स हैं, यानी कि जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जो बहुत छोटे प्लांट्स हैं, ज़मीन के पास है, ब्रायोफाइटा, आपके एल्गी, थैलॉइड्स, वो सब ज़मीन के जो पास उग रहे हैं उनमें जाइलम फ्लोएम होगा ही नहीं, उनमें डिफ्यूजन से ही होगा। लेकिन जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जाइलम और फ्लोएम उनमें बने हुए हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो तरह के सिस्टम है, एक जिसको जाइलम गवर्न कर रहा है और एक जो कि फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। जाइलम वाले प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूवमेंट है रॉ मटेरियल्स रूट्स से। रूट से ये सिस्टम जाता है, पूरे जगह को सप्लाई करता है, और रूट से क्या लेके जाएगा? ऑब्वियसली वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम
जो लीफ में खाना बनेगा, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है लीफ का, उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं सो इट विल बिकम मोर क्लियर। ये हमने एक लेआउट बना रखा है प्लांट का, जिसमें ये आपकी रूट्स हैं और ये आपकी लीफ है। जस्ट शोइंग यू वन लीफ एंड सम रूट्स। अब इस लीफ ने खाना बनाया, दिस इज फूड मेड बाय लीव्स। अब ये फूड जो लीफ ने बनाया, इसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये फूड रूट तक भी जाना चाहिए और उन पार्ट्स के पास भी जाना चाहिए जो अभी अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, यंग लीव्स हैं, उनके पास भी ये फूड जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फूड निकलेगा ऊपर और नीचे, बाय डायरेक्शनल, दोनों साइड मूव करना चाहिए। तो ये कौन सी पाइप से होगा? एक्चुअली हम इसको पाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइप्स इन्वॉल्व हैं इसमें वो है फ्लोएम, जो आपको फूड लेके जा रही है। और रूट से अब पानी को ऊपर लाना है। ठीक है, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगी और इसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, ऊपर से ऊपर, टॉप मोस्ट लीफ तक। अब इस लीफ में भी आ रहा है, ऊपर और भी लीव्स लगी हुई है, वहां तक जाना है। तो इसको कौन लेके जा रहा है? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, द पाइप्स दैट आर कैरिंग इज द जाइलम। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको फोनेटिक्स मतलब साउंड से, फूड, फूड, फ्लोएम। एक्चुअली फ्लोएम फ से नहीं शुरू होता, पीएच से होता है, बट इसका साउंड फ का है। ठीक है, फूड, फ्लोएम। तो फूड इज कैरीड बाय फ्लोएम और जो बच गया जाइलम वो वाटर है। ठीक है, एक ही ट्रिक अगर हम याद कर लें तो दूसरी को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। फूड फ्लोएम एंड वाटर जाइलम। अब आप ये देख रहे हैं कि फूड जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि फ्लोएम में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज बाय डायरेक्शनल, वेयर एज इन केस ऑफ जाइलम द मूवमेंट इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी मीन्स वन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। फ्लोएम में दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, ऊपर भी, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, तो इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करनी है। प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, फूड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लीव से डिफ्यूजन से आ जाती हैं। वाटर और मिनरल्स जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है और फूड को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, वाटर का अलग और फूड का अलग से। तो पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मेन कंडक्टिंग टिश्यू अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर के मेन कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? जाइलम। कहाँ पर प्रेजेंट होगा जाइलम? प्लांट के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होगा जाइलम? जाइलम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। रूट में भी है, रूट से कनेक्टेड स्टेम में भी है और स्टेम के साथ लगी हुई लीव्स में भी जाइलम है। अब ये जाइलम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो आपके बना हुआ है पैरेन्काइमा, फाइबर, वेसल्स एंड ट्रकीड्स। ठीक है, पैरेन्काइमा और फाइबर को हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि दे आर नॉट प्लेइंग अ मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर की ट्रांसपोर्ट के जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो वेसल्स एंड ट्रकीड्स हैं। तो हम थोड़ा सा वेसल्स एंड ट्रकीड्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन समझनी आसान हो जाएगी। दो ये एनसीईआरटी की बुक में इतना क्लियरली नहीं दे रखा है आपके कंटेंट में, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, अगर आपको आइडिया ही नहीं पता होगा कि कैसे जाइलम दिखते हैं और कैसे लगे हुए हैं या ट्रकीड्स कैसे हैं, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इवन दो ये आपकी बुक में एज सच नहीं है, कवर्ड अप है, दे हैव गिवन यू द नेम्स और छोटी छोटी सी एक दो लाइंस लिखी हैं, बट हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जाइलम वेसल्स जो हैं आपके, ये जाइलम जो वेसल्स हैं ये वेसल एलिमेंट से बने हुए हैं। यहाँ पर आपको एक ये सेल दिख रहा है, ठीक है, एक सेल ये आपका वेसल का एलिमेंट है। ठीक है, ये नॉन लिविंग सेल्स हैं, ये डेड है, मतलब इनमें कोई भी लिविंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो एक वेसल है ये कैसे, एक सेल ये है, इसके नीचे दूसरा सेल यहाँ से आ गया। अब ये सेल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? इनके बीच की वॉल ख़त्म हो गई, समहाउ इनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई। तो अब आप देखेंगे आपको कैसा नज़र आएगा, ये
हॉलो ट्यूब की तरह नज़र आएगा। एक सेल के ऊपर दूसरा सेल रखा हुआ है और ये धीरे धीरे आपका लंबी सी ट्यूब बना लेता है जिसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, एक सेल दूसरे सेल से अलग नहीं है, एक खाली लंबी ट्यूब बना दी है एक सेल के ऊपर दूसरा सेल रख के। ठीक है, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, डेड है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, डेड है। अब इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल इसकी बनी हुई है सेल्यूलोस और लिग्निन की। और लिग्निन एक टफ सब्सटेंस है जो इस जाइलम वेसल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो जाइलम वेसल है वो वेसल एलिमेंट से बनी हुई है, एक के ऊपर एक एलिमेंट्स ऐसे रखे हुए हैं। ये एक सेल है, जैसे सेल की हम चारों लाइंस चारों तरफ की बाउंड्री बनाते थे, अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों बाउंड्रीज खत्म है। तो ऐसे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे एक कैन के ऊपर आप एक जैसे कोल्ड ड्रिंक वाले कैन्स आते हैं, एक कैन के ऊपर दूसरा कैन रखते जाइए, लेकिन कैन का बेस और टॉप ख़त्म कर दीजिए। कुछ कुछ उस तरीके से ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेसल्स। इसके बाद आपके आते हैं ट्रकीड्स। ट्रकीड्स और वेसल्स में काफ़ी फ़र्क है। जो ट्रकीड्स हैं वो बंद हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। अब अगर ये बंद है तो इनके अंदर से पानी कैसे जाएगा? इनके अंदर से पानी जाएगा, ये जो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जिनको हम पिट्स बोलते हैं। एक ट्रकीड ये है, इसके नीचे यहाँ पर दूसरा ट्रकीड लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा ट्रकीड लगा होगा, यहाँ पर आपका एक और ऊपर ट्रकीड लगा होगा। तो यहाँ पर एक होल यहाँ पर होगा, एक होल यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ पानी आ जाएगा। इसका एक होल ये है, इसका एक होल ये है, तो यहाँ से यहाँ इसके अंदर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होल्स के थ्रू, पिट्स के थ्रू पानी की ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से यहाँ, फिर पानी इस होल से इस होल में, इस होल से इसमें, यहाँ से यहाँ, और ऐसे करते करते पानी की इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आप ये देखिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं। ठीक है, इनके ऊपर पिट्स हैं। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसी होती है? इस तरीके की, जो ऊपर और नीचे से बिल्कुल छोटी होती है, मतलब एंड्स नैरो होते हैं और बीच में से ब्रॉड होती है, ये होती है स्पिंडल शेप। तो इसकी स्पिंडल शेप है, यस। इसकी भी वॉल्स लिग्निफाइड है, ताकि लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन प्रेजेंट है। लिग्निन से क्या होगा? इसको भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। तो चलिए, हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि जाइलम में क्या है। जाइलम में जाइलम वेसल हैं और ट्रैकीड्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब कहीं जाइलम वेसल है, कहीं ये जाइलम ट्रैकीड्स हैं, ऐसे इकट्ठा इनका आपको क्लस्टर मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में ये क्लस्टर की फॉर्म में ही हो। ठीक है, किसी किसी प्लांट में आपको ये ट्रैकीड्स ही मिलते हैं और किसी किसी में दोनों ट्रैकीड्स और जाइलम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पानी कैसे कंडक्ट होगा, कैसे। अभी तो हमने सिर्फ जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि रूट से पानी ऊपर के लीफ तक कैसे जाएगा। तो यहाँ पर जब हम पानी के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मेनली 3 स्टेप्स में इसको पढ़ना होता है। एक, पानी रूट्स तक आ गया, सॉइल से रूट्स तक। दूसरा, पानी ये ऊपर गया। और तीसरा, यहाँ से जो इसको फोर्स ऊपर खींच रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो पूरा सर्कल बन गया, यहाँ से यूँ गया ऊपर एंड टू द लीव्स। अब इन तीनों को हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि कैसे ये पानी रूट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर कैसे स्टेम के ऊपर चढ़ रहा है और कैसे ट्रांसपीरेशन का पुल इनको हेल्प कर रहा है। तो जो पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ये हमने रूट्स का एक सेक्शन काट के रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रूट्स के अलग अलग तरीके के सेल्स दिखा रखे हैं। ये रूट हेयर आगे, जो कि एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ है। बीच में ये कॉर्टेक्स, बहुत सारे सेल्स। फिर लास्ट में ये एक आपको सर्कल नज़र आता है एंडोडर्मिस का, इसके बीच में पेरिसाइकल, फिर जाइलम। तो रूट हेयर क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? सिंपली पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ से, पहले यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस अंदर आएंगे। पहले तो रूट एनर्जी खर्च करके यहाँ पर प्रेजेंट जितने आयंस हैं उनको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगी। आ गया ये आयन अंदर, ठीक है।
यहाँ पर कुछ और आयंस पड़े हैं, वो आ गए इसके अंदर, मिनरल आयंस आ गए, ठीक है। यहाँ से कुछ और आयंस इसके अंदर आ गए। ये आयंस कैसे आए? रूट्स ने एनर्जी को यूज़ किया, खर्च करी अपने अंदर की एनर्जी आयंस को खींचने के लिए, ठीक है भाई। आयंस अंदर आ गए। अब क्या हो गया कि रूट्स के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि अंदर की जो सॉल्यूशन हो गई वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गई। अब बाहर वाटर है, अब वाटर क्या करेगा? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ अपने आप मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर की मूवमेंट पैसिव है, वाटर के लिए कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही है, बट आयंस इसके अंदर आ गए हैं। आयंस ने यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो जो ये वाटर है ये इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू लीफ वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब वाटर अंदर आ गया तो ये डाइल्यूटेड हो गया, इससे आगे वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर आगे मूव कर गया फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप वाटर आगे बढ़ता 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 धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? जाइलम में। अब इस जाइलम में यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ जाइलम लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ से वाटर अब अंदर जाके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये जो रूट्स के अंदर पानी भर गया है, खींच रहा है पानी, इसको कंटिन्यूसली वाटर एंटर करता जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ये पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। लेकिन क्या ये प्रेशर सफिशिएंट है वाटर को कई मीटर ऊपर तक धक्का देने के लिए? नो, वाटर कई मीटर ऊपर तक अपने आप नहीं जा पाएगा सिंपली बाय रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर तो है जब ऊपर पानी स्टेम में जा रहा होगा, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। इस स्टेम के अंदर ऊपर जाने के लिए ऊपर से कोई खींचेगा तभी काम चलेगा। भाई धक्का लगाने से काम नहीं चल रहा, ऊपर से भी हमें ऊपर खींचो। पानी वांट्स कि अब ऊपर से भी कोई खींचे। ऊपर से कौन खींचेगा? ऊपर से खींचेगा ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आपने जूनियर क्लासेस में समझा हुआ है, जिसमें कि आपने एक प्लांट लिया था, ठीक है, एक प्लांट लिया था और उसको आपने एक पॉलीथीन बैग के अंदर बांध दिया था ऐसे करके, और कुछ टाइम बाद आपने देखा था कि उस पॉलीथीन के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने शुरू हो गए थे। ये आप क्लास 7th से पढ़ते आ रहे हो ट्रांसपिरेशन पुल में, कि ट्रांसपिरेशन आपको इस एक्सपेरिमेंट में नज़र आता है। लेकिन व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटास ऑफ द लीफ, ठीक है। वाटर लीफ से निकलता जा रहा है बाहर की तरफ। अब अगर ये पानी लीफ से निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये पानी अपने जो इससे पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक सक्शन क्रिएट करता है, जैसे इसको कोई खींच रहा है। अब इसके खींचने से ये पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये सन है, ड्यूरिंग डे में ही ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे, तो ड्यूरिंग डे सन की हीट की वजह से यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर, सक्शन का प्रेशर क्रिएट होगा, खींचने का प्रेशर। जैसे आप स्ट्रॉ में पानी सक करते हैं, अगर आप स्ट्रॉ पी रहे हैं, स्ट्रॉ से कुछ चीज़ पी रहे हैं, तो आप जब पुल करते हैं पानी को अपने माउथ में, तो नीचे से पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लास्ट वाले पानी को भी आप सक कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिससे कि वाटर रूट से निकलकर बिल्कुल ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें अगर हम समराइज करना चाहें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ रूट से, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ थ्रू रूट से, जो कि किससे हुआ? ऑस्मोसिस से, ठीक है। अब एक्सेंट ऑफ वाटर मतलब यहां पर पानी कैसे आया? एक्सेंट ऑफ वाटर, स्टेम में पानी कैसे ऊपर की तरफ आया? स्टेम में पानी ऊपर की तरफ आया दो प्रोसेस के थ्रू। एक तो ये आपका आया, एक तो आपका किससे आया? रूट से, रूट प्रेशर से। रूट के जो प्रेशर से है उससे पानी ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पर रूट प्रेशर से,
और दूसरा यहाँ पर कौन सा पुल लग रहा है आपका, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन से यहाँ पर एक्सेंट ऑफ सैप हो रहा है। और लीव्स में क्या मिल रहा है हमको, लीव्स में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, सिर्फ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर कैसे जाता है। पहले आयंस अंदर आते हैं, आयंस के अंदर आने से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और वाटर अंदर मूव करता है। यहाँ से रूट प्रेशर डेवलप होता है जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है, पुश करता है। बट ये रूट प्रेशर का जो फोर्स है वो सफिशेंट नहीं है पानी को ऊपर ले जाने के लिए, तो ऊपर से जो पानी इवेपोरेट होता जा रहा है वो एक तरह से सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिससे पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ वाटर या जाइलम का अगर हम बात करें। तो ट्रांसपिरेशन को अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ट्रांसपिरेशन के कुछ प्लांट्स को फ़ायदे भी हैं कि एक तो पानी ऊपर तो खींच ही रहा है, अब पानी रेगुलरली ऊपर आ रहा है तो प्लांट्स को इतने वाटर की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस वाटर को रिमूव करने में भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हेल्प करता है। प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी, यानी कि प्लांट धूप में खड़ा है उसको कूल डाउन करना है, तो आपको सबको मालूम है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जो इवेपोरेशन हो रहा है उसकी वजह से प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो प्लांट का टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं होता। आप कितनी भी गर्मियों में प्लांट की पत्तियों को हाथ लगाएं और एक अपने घर के बाहर पड़ी हुई लोहे की रॉड को हाथ लगाएं, या आप बेयरफुट फर्श पे खड़े हो तो आप देखेंगे कि लीफ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपके फर्श का या बाहर पड़ी रॉड का। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स में इवेपोरेशन हो रही है जिसकी वजह से कूलिंग हो रही है। पूरे प्लांट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स में भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मदद करता है। अब ये बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जाइलम में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही पानी मूव करेगा और इस एक ही डायरेक्शन के मूव करने को हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, याद कर लें इसको अच्छे से कि जाइलम में हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फॉर फूड, फॉर फ्लोएम, कौन यूज़ करेंगे हम? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? फूड की ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। अब जरा आप फ्लोएम के भी देख लें कि फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और वो किस किस चीज़ से बना है। फ्लोएम जो है वो आपके 4 एलिमेंट से बना है। एक है ये फ्लोएम फाइबर, जो फाइबर लगे हुए हैं जो इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। फिर है आपके फ्लोरेम पैरेन्काइमा। मेन जो आपका कंडक्ट कर रहा है दैट इज़ दिस सीव ट्यूब सेल, जो आपको ये नज़र आ रहा है ऐसे करके सिलेंडर की फॉर्म में, ये बड़ा खूबसूरत फॉर्म में आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे, ये है आपका सीव ट्यूब का सेल। मेनली पानी फूड इसमें से जाएगा। इसके साथ आपका ये लगा हुआ है जो ये आपको एक आई शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, दिस इज़ कंपेनियन सेल। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस। ये साथ में आपका जो सेल लगा हुआ है यहाँ से यहाँ पर, ये इधर, दिस इज़ द कंपेनियन सेल। अब ये आपका जो सीव ट्यूब है इसके पास ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन इसके पास ना तो न्यूक्लियस है ना तो इसके पास साइटोप्लाज्म है। अब इसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसका काम कौन करेगा? जो न्यूक्लियस से रिलेटेड काम है, दोस्त, कंपेनियन, है ना। अगर हमारा कोई काम नहीं हो पाता तो हमारे दोस्त करते हैं, हमारे जो कंपेनियंस है वो करते हैं। तो ये कंपेनियन सेल कहता है कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, आई विल शेयर माई न्यूक्लियस विद यू, और मैं तुम्हारा काम करने में हेल्प करूँगा। तो कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब के लिए जो न्यूक्लियस का काम है वो कंपेनियन सेल के थ्रू होता है। लेकिन हमें अभी सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेनली पढ़ना है, तो हमें मेनली किसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा? हमको पढ़ना होगा ये सीव ट्यूब के सेल का। अब जैसे हमने जाइलम पढ़ा था उसमें ये वॉल ख़त्म थी, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, खाली था, एक के ऊपर एक रखा हुआ। लेकिन यहाँ पर फ्लोएम में ये जो साइड की वॉल्स हैं इस सेल की वो ख़त्म नहीं है, उसमें होल्स हो रखे हैं।
परफोरेटेड, इस वर्ड को हम बोलते हैं परफोरेटेड, इसमें है पोर्स, छेद है। अब एक सेल के ऊपर ऐसे दूसरा सेल लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर भी ऐसे ये परफोरेशंस हैं, होल्स हैं, यहाँ पर भी होल्स हैं। तो ये खाना इन होल्स से थ्रू ऐसे एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ से अंदर से ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये नीचे आपको हल्की लाइंस नज़र आ रही हैं, ऐसे ही करके ये क्रॉस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये करता कैसे है, इसमें कैसे काम चलता है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने ये एक लीफ सेल लिया जो हमारा सोर्स है, खाना यहीं से बन रहा है हमारा, ठीक है। इस लीफ सेल ने एक्टिवली अपना फूड पास ऑन किया कंपेनियन सेल को, ठीक है। इसने अपना फूड कहाँ पास किया? कंपेनियन सेल को, और कंपेनियन सेल से फूड आ गया आपका सीव ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे सीव ट्यूब के अंदर फूड आ गया, चलिए ठीक है, इसको लोडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके फूड की लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पर बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन फूड का ज़्यादा। अब जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पानी हैज़ टू कम। पानी की तो ये फितरत है कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये कहेगा भैया मैं जा रहा हूँ इक्वलाइज करने, मैं ही पहुँचूँगा वहाँ पर सब संभालने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो फूड आ गया, अब इस फूड की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो जाइलम से पानी निकलकर यहाँ पर आएगा, जाइलम से पानी निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जाइलम के पानी आने से यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, फूड भी है वाटर भी है, तो प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ से ये जहाँ पर भी फूड की ज़रूरत है उस साइड पर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत है उसको हम सिंक बोल देते हैं ना भाई, जहाँ से मिल रहा है वो सोर्स, जहाँ जा रहा है वो सिंक। तो सोर्स से फूड आया, जाइलम से पानी आया। तो अब यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि फ्लोएम में सिर्फ फूड चलता है, ये बात गलत है। फूड की मूवमेंट के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, और वो वाटर कौन दे रहा है? जाइलम। जाइलम ने इसको पानी दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन बढ़ गया, देन दिस सॉल्यूशन इज़ गोइंग टू मूव टू द प्लेस जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है, और उस जगह को हम सिंक कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने सिंक बनाया है रूट सेल को, कि भाई ठीक है, लीफ ने खाना बनाया, रूट को चाहिए, तो यहाँ से खाना इधर आ जाएगा। जब यहाँ पर खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा कंपेनियन सेल में, तो वाटर की फिर यहाँ पर प्रेशर कम हो गया फूड का, तो वाटर वापस निकल कर जाइलम में चला जाएगा, ठीक है। जाइलम से वाटर सिर्फ आ रहा है मदद करने के लिए। अब फूड वापस यहाँ आ गया, तो ये रूट हो गई, ठीक है, यहाँ पर काम पूरा हो गया। कभी कभी जब मान लीजिए कि स्प्रिंग सीज़न आ गया और खूब सारी ऊपर नई पत्तियाँ बन रही हैं, बहुत सारी नई पत्तियाँ बन रही हैं, लेकिन वो पत्तियाँ अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा? उस प्रोसेस में नई पत्तियों को ग्रो करने के लिए तो खाना चाहिए। अब वो खाना कहाँ से लेंगी? जो हम कहते हैं कि प्लांट में खाना स्टोर होके रखा हुआ है, वो इसको यूज़ करेंगी। जैसे अगर ये खाना इसी रूट में स्टोर होके रखा हुआ है और ऊपर अब ये नई पत्ती ग्रो कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये नई पत्तियाँ ऊपर से बहुत सारी नई लीव्स ग्रो करना शुरू कर रही हैं। अब ये न्यू लीव्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक इनफ फूड फॉर देयर ग्रोथ, प्रॉपर खाना नहीं बना पा रही हैं। अब जब मौसम चेंज होगा और यहाँ पर खाना स्टोर होके रखा हुआ है, मान लीजिए ये रूट का सेल अब बन गया हमारा सोर्स। अब ये सिंक नहीं है, अब ये सोर्स है जब पत्तियाँ खाना नहीं बना पा रही हैं, ठीक है। अब इस सोर्स से खाने की यहाँ पर जब फ्लोएम में लोडिंग होएगी, इससे खाना निकलकर यहाँ पर आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि अब प्रोसेस उल्टा चल रहा है। अब लीव्स को खाना चाहिए, अब ऊपर से खाना नीचे नहीं आ रहा, अब रूट्स खाना सप्लाई कर रही हैं जो पिछले सीजन में उन्होंने स्टोर करके रखा था। तो रूट से खाना कंपेनियन सेल से, कंपेनियन सेल से फ्लोएम में, फ्लोएम ने पानी दिया, अब जाइलम ने पानी दिया, अब ये खाना मूव करना चलेगा ऊपर की तरफ और इन पत्तियों को खाना मिल जाएगा। अब ये पत्तियाँ बन गई हमारी सिंक, क्योंकि इनको अब फूड चाहिए, तो ये बन गई हमारी सिंक। तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स कौन है और सिंक कौन है, ठीक है। अब यहाँ से खाना गया ऊपर की तरफ चला गया,
पहले पानी यहाँ से अंदर आया था, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलोकेशन। और ये किस में होता है? फ्लोएम में। क्या सिर्फ फूड ट्रांसफ़र होता है? नहीं, और चीज़ें भी हैं, जिसमें मेनली हमारा अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स हमको प्रोटीन बनाने के काम आता है, ठीक है। अब सब्सटेंसेस जो है वो स्टोरेज को, मतलब सब्सटेंसेस को हम स्टोरेज वाले ऑर्गन्स में भी भेज सकते हैं और ग्रोइंग ऑर्गन्स में भी भेज सकते हैं। यानी फूड बना, स्टोर करने के लिए रूट को दे दिया, बाद में ग्रोइंग ऑर्गन्स आए तो रूट से फूड को निकाल लिया। अब इसमें कौन कौन मदद कर रहा है? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। क्या इसमें एनर्जी की यूज़ हो रही है? यस, डेफिनेटली इसमें एनर्जी की यूज़ हो रही है, ठीक है। देखिए कैसे, एक बार और देखिए। ये जो खाना लीफ ने बनाया सुक्रोज, ये एनर्जी खर्च करके, एटीपी खर्च करके ही फ्लोएम के अंदर आएगा। यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी अंदर आ जाएगा। पानी अंदर आने से यहाँ पर प्रेशर और बढ़ गया, तो जो खाना है हमारा वो पानी के साथ साथ मूव करेगा सिंक की तरफ, और सिंक में हमेशा क्या है? लो प्रेशर। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन फूड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑफ वाटर भी पढ़ लिया हमने और फूड भी पढ़ लिया। आई होप आपको ये लेसन, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट अ कमेंट, आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू योर कमेंट डेफिनेटली, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखने के बाद यू मस्ट रीड योर NCERT, एटलीस्ट 2 times आपको अपनी NCERT रीड करनी है। वॉच द लेक्चर, रीड NCERT, अगेन वॉच द लेक्चर, देन इट विल बिकम मोर क्लियर। और एक बार मेरा थोड़ा सा ये टॉपिक कवर हो जाए, देन आई विल बी ब्रिंगिंग यू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। पहले थोड़ा हम लाइफ प्रोसेस लेसन को कंप्लीट कर लें, देन आई एम प्लानिंग टू कवर अप फ्यू क्वेश्चंस विद यू ऑल्सो, ठीक है। Thank you for being there. Happy learning. God bless you.